नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की अब पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का होगा दौरा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के हाथ कांप रहे थे, वो बार बार पानी मांग रहे थे। राहुल गांधी ने लोगों को बताई संसद में क्या थी प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई पर बोली ममता बनर्जी, एक दिन भारत में कोई मीडिया नहीं बचेगा। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से मतदान शुरू, सुरक्षा में तैनात है 56,000 जवान। त्रिपुरा इलेक्शन से बड़ी खबर। साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता का हथौड़ा मार मार कर ढहाना अब आम बात हो गई है। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने वाली है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की अब पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का होगा दौरा। जी हां दोस्तों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को कांग्रेस की राजनीतिक वापसी के लिए बुनियादी माना जा रहा है और पार्टी ने देश के सबसे सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की योजना पर चर्चा शुरू कर दी है। और इस यात्रा को अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के परशुराम कुंड से शुरू करके महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर में समाप्त करने की रूपरेखा पर पार्टी चर्चा कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के हाथ कांप रहे थे, वो बार बार पानी मांग रहे थे। राहुल गांधी ने लोगों को बताई संसद में क्या थी प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मोदी पर जमकर निशाना साधा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज पर भी कटाक्ष किया। पीएम मोदी द्वारा नेहरू सरनेम के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम ने मेरा अपमान किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे सरनेम पर सवाल उठाया है। ऐसे में मेरा अपमान करने पर उनके शब्द लोकसभा की कार्रवाई से हटाया नहीं गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई पर बोली ममता बनर्जी, एक दिन भारत में कोई मीडिया नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, बीबीसी कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वेक्षण को भाजपा सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के खिलाफ कार्रवाई ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। वहीं सीएम बनर्जी ने कहा कि बीबीसी पर आईटी सर्वेक्षण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक दिन भारत में कोई मीडिया नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना से कार्य कर रही है, ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है और देश में कोई मीडिया नहीं बचेगा। मीडिया पहले से ही उनके द्वारा नियंत्रित है, मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से होगा मतदान, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 56,000 जवान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा में 60 संसदीय विधानसभा के लिए गुरुवार 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी किरण कुमार ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता का हथौड़ा मार मार कर ढहाना चाहती है ये सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेश में कई सर्वोच्च सम्मानों से सुसज्जित किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक भारतीय होने के नाते हमें भी अच्छा लगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को उस ओहदे को सम्मानित किया गया। मोदी जी और भाजपा अवार्ड तो बहुत खुशी से ले लेते हैं, पर अगर उनकी कोई जरा सी भी आलोचना करे तो उनको बर्दाश्त नहीं है। और जब मोदी जी को कोई अवार्ड मिलता है, उस पर भाजपा धूमधाम से ढिंढोरा पीटती है। जब मोदी जी को मैडम तुसाद में मोम के बुत की तरह दर्शाया जाता है, वो भाजपा के लिए गर्व की बात होती है। और जब वही लंदन वाला बीबीसी मोदी जी के पुराने कारनामों की कलई खोलने लगता है, तब मोदी जी देश की जांच एजेंसियों को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्तेमाल कर उस पर रेड या सर्वे करा देते हैं और उसकी डॉक्यूमेंट्री आपातकाल ताकतों के प्रावधानों के तहत बैन कर देते हैं। और ये
कैसा न्याय है मोदी जी। आगे पवन खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता का हथौड़ा मार मार कर ढहाना अब आम बात हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्यों बार बार बदल रहा है मौसम का मिजाज, आने वाले दिनों में क्या होगा, सब कुछ आपको बता दें। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग से ताजा अपडेट आ रहा है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है और कभी ठंड तो कभी गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं। बार बार मौसम के बदलते मिजाज से लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। देश में सबसे ज्यादा तापमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी का है और यहाँ अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि सिक्किम के गंगटोक में सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। ऐसे में हमने मौसम के बार बार मिजाज बदलने का कारण समझने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र कुमार से बात की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के हित में सीएम अशोक गहलोत उठाएंगे बड़ा कदम, जमीन कुर्क होने से बचाएगा ये कानून। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के बाद वापस नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन कुर्क होने से बचाने के लिए सरकार जल्द ही कानून लाने वाली है और इस कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। शासन सचिवालय में बजट की क्रियान्विति को लेकर हुई एक बैठक में सहकारिता सचिव श्रेया गुहा ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीन कुर्क होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत कानून बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्यों जयंत और अखिलेश की ये रणनीति भाजपा को दे सकती है टेंशन, 2024 का गेम प्लान किया तैयार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब 1.25 साल का ही वक्त बचा है और भाजपा से लेकर तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके सबसे ज्यादा माहौल यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ही बनता दिख रहा है और जहां से लोकसभा चुनाव की कुल 120 सीटें आती हैं। फिलहाल यूपी की बात करें तो यहां भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश और जयंत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोनों नेता नई रणनीति के साथ फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में है। दरअसल अखिलेश और जयंत दोनों की ही कोशिश है कि अपने परंपरागत जनाधार के अलावा नए वर्गों को भी जोड़ा जा सके और इस रणनीति में भी भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर की भूमिका भी अहम हो सकती है और उन्होंने साथ आने के संकेत भी दे दिए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लोक दल के दोबारा अध्यक्ष चुने गए जयंत सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1500 गाँव में सभाएं करने का फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन, जुटेंगे सभी दिग्गज नेता। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए लगातार बैठक का दौर चल रहा है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां अधिवेशन है और इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं के आने का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने तैयारियों को लेकर 2 बड़ी बैठक की है और इसमें अधिवेशन की पूरी रणनीति बनाई गई है। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस के दमखम से उतरने के लिए रायपुर में एक बड़ी जनसभा की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की रायपुर में लगातार बैठक जारी है और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में ये कई दौर की बैठक हो चुकी है और इसमें कांग्रेस ने तय किया है कि इस अधिवेशन में पूरे देश भर से 10,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने को कांग्रेस की बनी रणनीति, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बना धांसू प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर विभिन्न जनसभा क्षेत्रों के सघन दौरे करेंगे और सिंह के दौरे की शुरुआत शुक्रवार 17 फरवरी से होगी। इस दिन वो भोपाल जिले के बैरसिया व गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सिंह के इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्तरों की बैठकें भी होंगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए तैयार हो रही है कांग्रेस पार्टी और यहां पर दिग्विजय सिंह मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगला प्रधानमंत्री कौन? 6 महीने में घट गई मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी को मिला फायदा, भारत जोड़ो यात्रा ने दिखा दिया अपना असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल के करीब का समय बचा हुआ है और सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी है। बीजेपी ने अपने राजनीतिक समीकरणों को कसना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को सत्ता विरोधी लहर से
उम्मीद लगी हुई है। इस बीच जनता का मूड बताने वाले एक सर्वे में सामने आया है कि 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। सी वोटर और इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की गई और बीते साल अगस्त के महीने में सामने आए सर्वे के नतीजे और हालिया सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता में अंतर आ गया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आ गया है और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये चौंकाने वाले नतीजे कहे जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से पीएम मोदी ने लोकप्रियता के मामले में सबको पीछे छोड़ा हुआ था, लेकिन अब स्थिति उलटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बात कांग्रेस की, जिसने लोकसभा चुनाव से पहले एक नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए जल्द खुद प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। प्रियंका आने वाले दिनों में लखनऊ में एक बड़ी रैली करने वाली हैं। एक तरफ कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो साथ ही जमीन पर ताकत बढ़ाने में जुटी है। और इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा भी किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि पुराने और अनुभवी नेताओं के पास लोकसभा चुनाव लड़ने की अच्छी रणनीति है। ऐसे में उनके साथ चाय पर चर्चा की जाएगी, जिसकी शुरुआत कानपुर से होने वाली है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषित आपातकाल, बीबीसी दफ्तर में आईटी के टीम के पहुंचने से भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची हैं और इस दौरान आयकर विभाग के अफसरों ने बीबीसी के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया गया है। आयकर विभाग की ओर से फिलहाल दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में सर्वे और सर्च किया जा रहा है। फिलहाल इस पर बीबीसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि यह एक्शन बता रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल लग गया है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया और अब उस पर छापा मारा गया है, यही तो अघोषित आपातकाल है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यह हरकत अघोषित आपातकाल है? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार ने महज एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसानियत के लिए खतरा बना, भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा, प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की कथित तौर पर आत्मदाह करने के मामले को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आखिरकार क्यों भाग रही है। जी हां दोस्तों, अडानी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीजेपी को छिपाने या डरने की जरूरत नहीं है वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया और उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग से ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अडानी मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी जिक्र नहीं करने दिया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जब अडानी का मामला उठाया तो उन्हें चुप करने की कोशिश की गई। अडानी मामले की जांच होनी चाहिए। जेपीसी में बहुमत सत्ता पार्टी की होगी, जेपीसी को कहिए कि जांच करवाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल करने का, ये कोई नियम का उल्लंघन नहीं है। बजट सत्र की कार्रवाई का स्थगित होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहा है और कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई
कार्यवाही स्थगित हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोभाल को बर्खास्त करे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ऐसा नहीं हुआ तो मोदी को भी छोड़ना पड़ सकता है पद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनएसए अजीत डोभाल को पद से हटाए जाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को डोभाल को एनएसए पद से बर्खास्त करना चाहिए और स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने पेगासस टेलीफोन टेपिंग जैसी गड़बड़ी कई बार की है और स्वामी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 2023 के बीच में ही पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए मंगलवार को अजीत डोभाल को लेकर यह बात कही और सुब्रमण्यम स्वामी ने न केवल डोभाल को बर्खास्त करने की मांग की बल्कि ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेज हवाओं के साथ वापस लौटी ठंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी राहत रही और अब बदलने लगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण समूचे उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में ठंड लौट आई है और मौसम विभाग का कहना है कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में विक्षोभ का असर है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है। हालांकि आईएमडी का यह भी मानना है कि अगले कुछ दिन ठंडी हवाएं चलेंगी लेकिन रफ्तार धीमी होगी और इस वजह से मौसम बदलेगा और गर्मी की शुरुआत जल्द ही हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले तेजस्वी यादव, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को मिलकर बचाना है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की और इसकी एक तस्वीर तेजस्वी के ट्विटर अकाउंट से साझा की गई है। ट्विटर में तेजस्वी ने मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के भी कुछ अंश साझा किए हैं और लिखा है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर उनसे देश को बचाना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासी अटकलों के बीच वरुण गांधी की चेतावनी, कहा खा रहे देश का भविष्य, तय हो जवाबदेही। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने सोमवार को आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों की समस्याओं पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आवारा पशु किसानों का सिर्फ खेत नहीं खा रहे बल्कि देश का भविष्य खा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बिलसंडा के ग्राम बमरौली और बरखेड़ा के ग्राम मधवापुर में जन संवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आवारा पशु किसानों का सिर्फ खेत नहीं खा रहे हैं बल्कि देश का भविष्य खा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश का अधिकतर किसान कर्ज में डूबा है और ऊपर से यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सनी देओल की सदस्यता रद्द करें, बंद करें वेतन और भत्ता, बीजेपी सांसद के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सनी देओल ने जब साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जिसने सनी में रियल हीरो नजर आया और सनी ने साल 2019 के आम चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया। गुरदासपुर की जनता ने 84,000 वोट से अधिक के अंतर से भारी विजय का आशीर्वाद देकर लोकसभा भेजा। लोगों को उम्मीद थी कि विनोद खन्ना की तरह सनी देओल भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अलग करेंगे। सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा क्षेत्र की जनता से बड़े बड़े वादे भी किए लेकिन वादे पूरे करना तो दूर, वो जीत के बाद पलटकर गुरदासपुर नहीं गए और इसे लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। सनी देओल के क्षेत्र से लगातार गायब रहने और लोकसभा से भी नदारद रहने को अब विरोधी भी मुद्दा बनाने लगे हैं। गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजीत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सनी देओल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सनी देओल करीब 4 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र से अनुपस्थित हैं और गुरदासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाई देश बेच के खाए मलाई, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार के दिन ही कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष ने रजनी पाटिल का सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया और सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और इसी बीच अडानी और मोदी मामला भी सामने आया और यहाँ पर नारे लगाए गए।
मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाए मलाई। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा हथियार साबित होगा अडानी विवाद, विपक्ष ने बना ली है रणनीति। जी दोस्तों, आम चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अडानी विवाद विपक्ष का प्रमुख हथियार बन सकता है। बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हमलावर रुख अपनाए रखा है और इस बीच सरकार को बार बार रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा है। मामले की जांच पर जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर हुए हंगामे के बीच राज्यसभा को 13 मार्च तक स्थगित करना पड़ा है, जबकि तमाम गतिरोध के साथ निचले सदन में कार्रवाई जारी है। विपक्ष बजट सत्र के दूसरे चरण में भी इस विवाद पर अपना रुख बनाए रखकर सरकार पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करेगा। विपक्षी नेताओं के रुख में यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो अडानी हिंडनबर्ग विवाद को एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में बदलने की रणनीति बना चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लिए 2 दिन में 2 बुरी खबर। जनवरी में महंगाई का तांडव। जी हां दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर सरकार को साल 2023 में पहला तगड़ा झटका लगा है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर गिरकर 6% से नीचे पहुंच गई थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में महंगाई से और राहत मिल सकती है। लेकिन जनवरी में अचानक महंगाई दर में जोरदार तेजी दर्ज की गई और खुदरा महंगाई दर एक बार फिर 6% के पार निकल गई है। दिसंबर 2022 में आई गिरावट के बाद जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर ने छलांग लगाई है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% रही, जबकि दिसंबर 2022 में ये 5.72% रही थी। इससे पहले देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2022 में ये घटकर 4.3% रह गई है।